वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें, इसके लिए मस्ट है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपके लिए थोड़ा सा वर्क करा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वर्कबुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे उनको चैप्टर्स जैसे जिस ऑर्डर में दिए सीक्वेंस में यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे उनको। ठीक है, तो अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। और जैसे कि मैंने चैनल में बोला कि क्लैरिटी मस्ट है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए तभी आप इंजॉय कर पाओगे मैथमेटिक्स को। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है। तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार-बार देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, चैनल से विजिट कर सकते हैं। आपको 2 फ़ोल्डर वहाँ पे मिल जाएँगे। एक सबसे पहले आपको बेसिक्स का फ़ोल्डर मिल जाएगा। अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मुझे जो कुछ भी लगा आपको जानना चाहिए, जैसे सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी चीज़ें आपको इस फ़ोल्डर में, बेसिक्स के फ़ोल्डर में मिल जाएँगी इस लेक्चर सीरीज़ में। और दूसरी अपनी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है, उसको आप ज़रूर विजिट करेंगे। वो है आपकी नॉलेज कैप्सूल के नाम से। दूसरी लेक्चर सीरीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, वो है नॉलेज कैप्सूल के नाम से, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस लेक्चर सीरीज़ में जैसे मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसमें बीच में मुझे प्रूफ करना है कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, क्लाइन वी4 ग्रुप क्या है, या किसी भी प्रूफ में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है। तो ऐसे जो एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो आपको इस लेक्चर सीरीज में नॉलेज कैप्सूल के मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में एटलीस्ट बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की 2 लेक्चर्स ही ज़रूर विजिट करिए, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। इसके अलावा जो अदर लेक्चर्स हैं वो चैप्टर्स पे, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो चुकी हैं, और कॉन्जुगेसी की लेक्चर सीरीज ये प्रेजेंट चल रही है जिसका लेक्चर आप देख रहे हैं। तो कॉन्जुगेसी के लेक्चर सीरीज के ये लास्ट के 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रॉब्लम, जस्ट प्रीवियस सीरीज की बात है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करे थे, और इसमें आज भी हम प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आज की लेक्चर में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बार, फिर क्लियर करेंगे क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शो दैट एनी टू कॉन्जुगेट क्लासेज ऑफ अ ग्रुप, आर ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। इट मीन्स कि आपको प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप के पास जो कॉन्जुगेट क्लासेज होती हैं, जैसे ग्रुप बोले तो मैंने आपको कई बार क्लियर कराया चीज़, एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार, जनरल बाइनरी ऑपरेशन रिप्रेजेंट करा है, और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज को फुल सेटिस्फाई करे तो इसको आप बोल देते हो कि ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अभी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आपको पता था, आपने कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन करा था, कॉन्जुगेसी के नाम से लेक्चर सीरीज ही चल रही है अपनी। तो वहाँ पे आपने डिफाइन करा था कि फॉर एवरी 2 एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर कोई तीसरा एलिमेंट सी इस तरीके एग्जिस्ट करे कि ए या बी को आप ऐसे लिख पाओ, ए इक्वल्स टू सी इनवर्स बी सी, यानी कि बी से आप ट्रांसफॉर्म कर सको ए को, या इसको आपने वहाँ पे पॉपुलरली जाना जाता है जिस नाम से, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेसी का रिलेशन, यानी ए और बी एक दूसरे में रिलेटेड होंगे अंडर द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, अगर एक तीसरा एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे ग्रुप में, इस तरीके वो तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि ए इक्वल टू सी इनवर्स बी सी आप लिख सको। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका वहाँ पे कॉन्जुगेसी का रिलेशन हो गया था, ये रिलेशन कॉन्जुगेसी का रिलेशन हो गया था, और आपने चेक करा था कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस वो रिलेशंस होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। अगर आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेके पेन है, आपको अभी इन वर्ड से थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आप नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज को विजिट कर लेंगे। जो कुछ भी चीज़ें आपको लगे कि मिस हो गई हैं और क्लियर होनी थी, वो आपको मिल जाएंगी नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा था कॉन्जुगेसी का रिलेशन जो आपका था वो इक्विवेलेंस हो गया था, और इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से आपने एक रिजल्ट पढ़ा था ना, कि कोई भी ग्रुप या किसी भी सेट पे अगर रिलेशन डिफाइन है और वो इक्विवेलेंस हो गया, तो वो क्या करता है, वो पार्टीशन कर देता है सेट का, वो सेट का पार्टीशन कर देता है। और इन दिस पर्टिकुलर केस जब आप कॉन्जुगेसी की बात कर रहे हो, तो जो पार्टीशंस बनते हैं उनको आप नाम देते हो इक्विवेलेंस क्लासेज, और अगर रिलेशन आपका कॉन्जुगेसी का है तो आप बोलते हो कि ये कॉन्जुगेट क्लासेज हैं। क्या है ये कॉन्जुगेट क्लासेज हैं। तो कॉन्जुगेट क्लासेस तक आप पहुंच गए। अभी आपको प्रूफ ये करना है आपको कि जो ये कॉन्जुगेट क्लासेज है ना, ये या फिर आइडेंटिकल होनी है यानी कि एग्जैक्टली मैच करेंगी, या फिर डिसजॉइंट होंगी।
2 केसेस 2 प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है कि या फिर ये कॉन्जुगेट क्लासेस जो पार्टीशंस हैं कॉन्जुगेसी का रिलेशन आपका इक्विवेलेंस था तो उसने ग्रुप का पार्टीशन कर दिया। तो ये पार्टीशंस जो हैं या फिर ये डिसजॉइंट होंगे यानी इनके बीच में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं मिलेगा या फिर ये आइडेंटिकल हो जाएँगे, ठीक है? तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि आपको प्रूफ क्या करना है। अब ज़रा सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं हम, सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको लिखना है तो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे जो प्रोवाइडेड है आप लिखेंगे उसको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट G अंडर स्टार बी अ ग्रुप हैविंग रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी डिफाइंड ऑन G। देखिए रिलेशन किसी ना किसी सेट पे डिफाइन होगा तो जो ग्रुप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में G आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इस पे कोई रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन आपका क्या है, रिलेशन कॉन्जुगेसी का है। कॉन्जुगेसी का रिलेशन तो आप अच्छे से जानते हो कि 2 एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के अगर कोई तीसरा एलिमेंट C एग्जिस्ट करे, ठीक है? तो कॉन्जुगेसी का रिलेशन इस नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप पे है, ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट पे कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन है। ये बोला गया सच दैट फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट सी सच दैट ए इक्वल्स टू सी इनवर्स बी सी, मतलब कि ए बी या दो एलिमेंट्स आपके कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के अगर तीसरा एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे सच दैट कि आप ए को सी इनवर्स बी सी इस तरीके लिख सको, ठीक है? और ये भी आपने वहाँ देखा था कॉन्जुगेसी को ऐसे कर्व्ड सिंबल से दिखाते हैं यानी कि ए और ये सिंबल मैं बीच में रखूँ ऐसे बी लिख दूँ तो मतलब ए कॉन्जुगेट टू बी है। और हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या बना सकते हो, आप कॉन्जुगेट क्लासेज बना सकते हो। कॉन्जुगेट क्लास में कौन एलिमेंट आएंगे, जैसे ए की कॉन्जुगेट क्लास लिखनी है तो आप ऐसे ए के ऊपर बार लगा दो, ये हो जाता नोटेशन, या फिर आप लार्ज ब्रैकेट में ए को रख दो तो ये बोला जाता आप आगे जो सेट लिखने वाले हो वो ए की कॉन्जुगेट क्लास है। और आप नॉलेज कैप्सूल अगर विजिट करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम का डेवलप करके हमने दिखाया हुआ है कि कैसे ये इक्विवेलेंस क्लासेज कैसे यूजफुल है, ठीक है? तो किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ए कोई एलिमेंट आपका ग्रुप है, आपने इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है आपको, तो कैसे लिखेंगे, कॉन्जुगेट क्लास लिखनी है, इक्विवेलेंस क्लास ही होती है बट यहाँ कॉन्जुगेसी के रेफरेंस में आप उसको बोले कॉन्जुगेट क्लास। तो कॉन्जुगेट क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, इट विल कंटेन ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप। उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप के आएंगे जो जो कैसे लिखे जा सकें, जो इस तरीके लिखे जा सकें, ए इनवर्स वाई ए इस तरीके लिखे जा सकें, या यूँ कुछ कहें कि ए की कॉन्जुगेट क्लास में वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेट हों, क्या हों, वो ए के साथ कॉन्जुगेट हों, मतलब कि ए के साथ कॉन्जुगेट होने के लिए आपको ए को लिखना होगा, वाई ए के कॉन्जुगेट हो मतलब कि ए इक्वल्स टू वाई इसके आगे कुछ एलिमेंट जैसे डी टाइप का, डी इनवर्स वाई डी, जहाँ पे डी ग्रुप को बिलोंग करे। वहाँ पे आप जनरल डेफिनेशन जो बोली जाती है वहाँ पे सी लेते हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट डी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए की कॉन्जुगेट क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में हो, यानी कि ए के साथ कॉन्जुगेट हो, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। अभी क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 2 कॉन्जुगेट क्लासेज हम लेके चलें और दिखा दें या तो वो आइडेंटिकल होंगी यानी कॉन्जुगेट क्लासेज एग्जैक्टली मैच करेंगी, सेम होंगी, या तो वो बिल्कुल अलग अलग होंगी, डिसजॉइंट होंगी। तो ज़रा 2 कॉन्जुगेट क्लास लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। लेट कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए एंड कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी आर 2 कॉन्जुगेट क्लासेज, 2 कॉन्जुगेट क्लासेज ले ली, डिनोट ऐसे करते हैं ना, लार्ज ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिख दें तो मतलब उसका कॉन्जुगेट क्लास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? सच दैट कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, जरा डेफिनेशन से हम लिखेंगे कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में एलिमेंट्स कौन से आएंगे। लैंग्वेज में तो ईजी है बोलना कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेसी में हो, बट देखिए लिखते कैसे हैं इसको, इट विल कंटेन ऑल दो वाई ऑफ ग्रुप सच दैट कि आपका जो ए है, ए कॉन्जुगेट हो वाई के, मीन्स ए को आप ऐसे लिख सको डी इनवर्स वाई फॉर सम डी इन ग्रुप। यहाँ पे सी डी दो अलग अलग, अभी बी का कॉन्जुगेट क्लास लिखेंगे तो वहाँ एलिमेंट सी यूज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी बी की कॉन्जुगेट क्लास कैसे लिखेंगे, बी की कॉन्जुगेट क्लास में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में हो। तो बी के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में हो मतलब कि यहाँ पे जनरल वाई लिया था, यहाँ पे एक्स से डिनोट कर देने कि इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप से देम एक्स सच दैट बी इक्वल्स टू सी इनवर्स वाई सी, जहाँ पे सी आपका कहाँ का एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो अगर आप ऐसे बी को लिख पाते हो बी इक्वल्स टू सी इनवर्स वाई सी, तो इसका मतलब यही तो होगा ना, बी आपका वाई के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में, मतलब कि वो जितने वाई आपके आएंगे, वाई यहाँ पे ग्रुप के जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशन में है।
तो कॉन्जुगेट क्लास ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको बाय डेफिनिशन पता है। अभी ज़रा कुछ देर के लिए हमें प्रूफ करना है या तो ये डिसजॉइंट होंगे, मतलब कि इनके बीच में ए और बी जो 2 कॉन्जुगेट क्लासेज़ आपने ली हैं, या तो ये डिसजॉइंट होंगे, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, या फिर ये एग्ज़ैक्टली मैच करेंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, नाउ इफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी, मतलब कि कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कॉन्जुगेट क्लास जो ए का है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है? मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि आइडेंटिकल नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है, हम ज़रा मान लेते हैं। तो अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिए, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एस बिलॉन्ग्स टू ए एंड एस बिलॉन्ग्स टू बी, मतलब कि अब ज़रा हम चेक करते हैं, इस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि क्या वो, अगर वो डिसजॉइंट है, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो क्या आइडेंटिकल होंगे? ज़रा चेक करते हैं। एक एलिमेंट एस ऐसा हम लेते हैं जो कॉन्जुगेट क्लास ए में भी हो और बी में भी हो। इसलिए एक ऐसा एलिमेंट ए और बी दोनों में ले रहे हैं, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये, चलिए, कॉन्जुगेट क्लास ए का बी के इक्वल नहीं है, मतलब कि मान लिया हमने कि ये आपका आइडेंटिकल नहीं है। तो अभी कोई आइडेंटिकल नहीं है तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो दोनों में कॉमन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक एलिमेंट एस ले लेते हैं जो ए की कॉन्जुगेट क्लास में भी होगा और बी की कॉन्जुगेट क्लास में भी होगा। इसका मतलब क्या है कि एस आपका ए के साथ भी कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में है और बी के साथ भी है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इक्वल्स टू डी इनवर्स एच डी फॉर सम डी इन ग्रुप जी। आपका एक ही कॉन्जुगेट क्लास में वही एलिमेंट्स आते थे ना जो किसी एलिमेंट डी, ग्रुप के किसी एलिमेंट डी के करस्पॉन्डिंग एस को रिप्रेजेंट करा पाएँ ए में, मतलब ए के साथ एस आपका कॉन्जुगेसी में हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं पे आपको क्या एक चीज़ और प्रोवाइडेड है कि आपका बी आपने ले रखा है, वो भी आपका जो एस है ये बी के साथ भी कॉन्जुगेसी का रिलेशन, मतलब बी इक्वल्स टू सी इनवर्स एस सी भी लिख सकते हैं फॉर सम सी इन ग्रुप जी। अभी ज़रा देखिए होता क्या है, होने क्या वाला सिचुएशन ये होगी कि आपकी ए एस के कॉन्जुगेट है और बी एस के कॉन्जुगेट है, चूँकि एस दोनों की कॉन्जुगेट क्लास में था। तो आपको पता है कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, और इक्विवेलेंस कोई रिलेशन होने के लिए, उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ता है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी है, और ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि अगर ए एस के साथ कॉन्जुगेसी में के रिलेशनशिप में है और बी एस के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में है, तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी के साथ कॉन्जुगेसी के रिलेशनशिप में होगा, यानी कि ए कॉन्जुगेट बी हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी है, चूँकि कॉन्जुगेसी इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, तभी आप कॉन्जुगेट क्लासेज बना रहे हो। और दूसरी प्रॉपर्टी एक आपको ये यूज़ करनी है कॉन्जुगेट क्लासेज की, कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो खुद की कॉन्जुगेट क्लास में होता ही होता है। कोई भी एलिमेंट अपनी खुद की कॉन्जुगेट क्लास में होता है। ये आपने ऑब्जर्वेशन में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, इसी लेक्चर सीरीज में। तो अगर ए बी के कॉन्जुगेट हो गया, इसका मतलब ये है कि ए बी के कॉन्जुगेट होने का मतलब ये है कि ए खुद की कॉन्जुगेट क्लास में होगा ही, और बी भी खुद के कॉन्जुगेट क्लास में होगा। तो इनके कॉन्जुगेट होने का ये मतलब रहा कि इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट क्लासेज बनी थी ना, वो डिस्टिंक्ट है ही नहीं, वो अलग-अलग है ही नहीं, वो कॉन्जुगेट क्लासेज एक ही हैं। ए और बी के कॉन्जुगेट होने का मतलब हुआ कि वो कॉन्जुगेट क्लासेज आपकी ए ही हैं। इसका मतलब जो आपने अजम्पशन लिया था कि कॉन्जुगेट क्लासेज अलग-अलग हैं, वो पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब वो टोटली डिसजॉइंट हो जाए, मतलब कोई एलिमेंट एस उनके बीच में कॉमन ना हो। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? अगर आप डिसजॉइंट ले लेते हो तो ठीक है, दोनों कॉन्जुगेट क्लासेज डिसजॉइंट हो गई, उनके बीच में कोई एस कॉमन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये गलती करी कि आपने कहा कि डिसजॉइंट नहीं है इक्विवेलेंस क्लासेस, तो दूसरी पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि वो आइडेंटिकल हो जाएँ। क्या हो जाएँ? वो आइडेंटिकल हो जाएँ। तो या तो डिसजॉइंट होंगी इक्विवेलेंस क्लासेज आप जनरली कह सकते हो, बट यहाँ पे कॉन्जुगेसी है तो कॉन्जुगेट क्लासेज बोलेंगे। तो 2 कॉन्जुगेट क्लासेज या फिर आपकी डिसजॉइंट होंगी टोटली, या फिर आइडेंटिकल होंगी। यही आपको प्रूफ करना था। तो आपका ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से देख सकते हो कि कॉन्जुगेट क्लासेज जो बनाते हैं, वो या फिर आइडेंटिकल यानी एग्जैक्टली मैच करेंगी, या फिर आपकी वो डिसजॉइंट होंगी। ज़रा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सिमेट्रिक ग्रुप की एक प्रॉब्लम है, तो सिमेट्रिसिटी मैंने आपको बताई है, आप नॉलेज कैप्सूल में विजिट कर सकते हैं। ज़रा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी, उसमें आपसे बोला गया है कि वेरीफाई द क्लास इक्वेशन, एक मिनट रुकिए जरा, वेरीफाई द क्लास इक्वेशन फॉर अ ग्रुप S3।
आपको क्लास इक्वेशन मैंने एक बताई थी। देखिए, अभी तक जो नेक्स्ट प्रीवियस प्रॉब्लम आपने करी, जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम आपने करी, उसमें आपने क्लास कॉन्जुगेट क्लासेस तक की बात कर ली ना। कॉन्जुगेट क्लास आपको वहाँ पे ये तक आपने देख लिया कि ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट पे जो आपका कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन होता है वो कॉन्जुगेट क्लासेस बना देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी ना। तो अभी क्लास इक्वेशन क्या होता है मैंने इस लेक्चर सीरीज में आपको बताया हुआ है कॉन्जुगेसी के, बट जस्ट एक बार रिपीट करूँगा मैं। एक बार क्लास इक्वेशन को रिपीट करूँगा यहाँ पे, फिर ज़रा वेरीफाई करता हूँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं लग रही होगी, आपको वेरीफाई करना है क्लास इक्वेशन फॉर अ ग्रुप S3। ये S3 ग्रुप अगर आपको नया लग रहा है ये, तो ये मैंने नॉलेज कैप्सूल में बताया हुआ। यहाँ पे एक बार हालांकि मैं रिपीट करूँगा, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं इसको। ये जो S से डिनोटेड ग्रुप होते हैं S3, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ओवर सिम्बल्स, 3 सिम्बल्स। ठीक है, तो मैं ज़रा अभी इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए। देखिए, क्लास इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रुप अगर जी है, आपका कोई भी ग्रुप जी है और उसमें कॉन्जुगेट क्लासेज बन रही हैं। देखिए, एक ग्रुप जी है आपका, मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट है ग्रुप का, और इस पे कॉन्जुगेसी की रिलेशन आपने डिफाइन करा था, उसने पार्टीशंस करा दिए थे। अभी जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज होती है ना, जो अलग अलग ये पार्टीशंस हैं, अगर सारे पार्टीशन हम हटा दें, देखिए सब पार्टीशंस अगर मैं हमें हटा दूं तो पूरा का पूरा ग्रुप फिर से बन जाएगा। मतलब की बात ये है कि अगर आप पार्टीशंस के जो एलिमेंट्स हैं सबको ऐड अप कर दें, मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, अगर सारे पार्टीशंस के एलिमेंट्स को आप ऐड कर लीजिए 7 5 12 प्लस 2 14, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ग्रुप में एलिमेंट्स आपके 14 हैं। ये बात समझ में आ रही ना कि सारे जैसे आपके पास एक अलमीरा है और अलमीरा में अलग अलग फोल्डर में आपने कुछ बुक्स रखी हैं, तो हर फोल्डर में जितनी जितनी बुक्स रखी हैं सबको काउंट कर लीजिए, तो आप बोल सकते हो टोटल अलमीरा में कितनी बुक है। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक इक्वेशन में लिखते हैं और उसको बोलते हैं क्लास इक्वेशन। देखिए, ऐसे लिखते हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर जिस पे आपने कॉन्जुगेसी का रिलेशन डिफाइन कर रखा है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। उसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जेड। जेड बोले तो आप अभी बस इतना समझिए, जेड होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आप सेंटर लिख सकते हो। सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कम्यूट करें सबके साथ। अगर आपको अभी सेंटर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस की लेक्चर सीरीज आप कंसल्ट करेंगे, वहां से आपको सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो क्या होता है कि देखिए, सेंटर अभी मैं बता दूं आपको, सेंटर वो, जैसे आपका ये ग्रुप जी है, इसमें सेंटर उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सके, कम्यूटेटिव ला होल्ड करें अदर एलिमेंट्स के साथ, वो सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं। तो आप क्लास इक्वेशन जो लिखी जाती है ना, वो ऐसे लिखी जाती है कि ग्रुप का ऑर्डर आप लिख सकते हो कैसे, ग्रुप का ऑर्डर आप डायरेक्टली काउंट करके ना निकालो, आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेंटर, मतलब सेंटर का ऑर्डर, प्लस समीशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट्स ए व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, और ऊपर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, ये होता है। देखिए, ये कहानी ये होती है कि आपको ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले सेंटर का ऑर्डर निकाल लीजिए, प्लस अब आप क्या करिए, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ए, बोले तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए। नॉर्मलाइजर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, आप प्रीवियस में लेक्चर सीरीज देखेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, आप इसमें जो कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला पोर्शन है वो देखेंगे, तो आप प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर पाएंगे खुद ही। तो क्या करिए, ए एलिमेंट आपका कोई है, ए एलिमेंट कोई है, उसके नॉर्मलाइजर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नॉर्मलाइजर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उससे डिवाइड कर दीजिए ग्रुप के। और ए क्या होना चाहिए, ए आपका ऐसे एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट करोगे जो सेंटर में नहीं है। मान लीजिए A1 कोई एलिमेंट था, सेंटर के बाहर ढेर सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे देखिए आपने अभी अभी क्या बोला, ये आपका ग्रुप जी है, और ग्रुप जी में सेंटर में वो एलिमेंट्स, जेड में सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्प्यूट करें। तो सेंटर से बाहर भी तो कुछ एलिमेंट्स बचेंगे ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे बचेंगे जो सेंटर में ना हो। तो जो सेंटर में है आपने उनकी काउंटिंग तो कर ली, अभी जो सेंटर के बाहर A1 A2 A3 मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर लिखिए। क्या करिए, उनके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिखिए, और नॉर्मलाइजर के ऑर्डर से ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करके एड अप करते चलिए। ठीक है, एड अप करते चलिए ऐसे। आप ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए 1 करिए, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A2 Na2 करिए। ऐसे A1 A2 वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेंटर के बाहर हैं आपके। तो सेंटर का ऑर्डर निकाल लीजिए और सेंटर के बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स निकाल लीजिए। ये पता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन ग्रुप जी।
तो ये क्लास इक्वेशन होती है, मैंने क्लास इक्वेशन आपको वहाँ पे अच्छे से बताई है। अभी सिमेट्रिक ग्रुप के लिए ये जो S3 ग्रुप आपका ना सिमेट्रिक ग्रुप, अभी इसको भी क्लियर करता हूँ। सिमेट्रिक ग्रुप के लिए आपको क्लास इक्वेशन वेरीफाई करना है, मतलब कि आपको दिखाना है कि जो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं। अभी कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। जो डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट S3 में निकाले जा सकते हैं, आप उनको दिखाइए कि वो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही आएंगे जितना आप सेंटर S3 के सेंटर से निकालिए और फिर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन करके ऐड करिए। तो जितना आपका एलएचएस में आएगा उतना ही आरएचएस, मतलब क्लास इक्वेशन आपको वेरीफाई करनी है। और ग्रुप क्या है? ग्रुप आपको दिया हुआ है S3। जरा मैं आपको एसएन इन जनरल आपको यहाँ दिख रहा होगा, नॉलेज पॉइंट करके मैंने लिखा हुआ है, और नॉलेज कैप्सूल में आप जाएंगे, वहाँ पे नॉलेज कैप्सूल में आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक ग्रुप, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं जरा रिपीट कर दूं। अगर आपके पास कोई भी एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसे मान लीजिए 1 2 डॉट 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 एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कोई सेट ए है, अभी मैं सिमेट्रिक ग्रुप आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, कोई भी सेट ए है जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब आप जरा ये करिए, आप ये करिए कि आपको मैपिंग लिखने के लिए क्या चाहिए? एक डोमेन चाहिए, एक कोडोमेन चाहिए। वो जो सेट ए था जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसकी एक कॉपी लीजिए डोमेन के तरीके, एक कॉपी लीजिए कोडोमेन के तरीके। और ए टू ए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कितने ऐसे मैप्स F1 F2 F3 ऐसे मैप्स डिफाइन कर सकते हो जो आपके 1 1 हो और ऑन टू हो। अगर 1 1 ऑन टू को कंबाइनली बोलें तो बाइजेक्टिव हो। आप एक सेट ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन थे, उसमें ए टू ए आप कितने बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन कर सकते हो। तो लोगों ने आपको ये टूल प्रोवाइड कर रखा है, ये आपको बता रखा है कि आप n फैक्टोरियल, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं डोमेन में और वही डोमेन को डोमेन भी बना है, मतलब सेम सेट है, और उस पर आप बाइजेक्टिव मैप्स खोज रहे हो, तो n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव मैप्स आते हैं। कितने आते हैं? n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव मैप्स आते हैं। अभी ये जो n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव मैप्स आते हैं ना, आप इनका कलेक्शन ले लीजिए, ऐसे बोलते हैं एसएन बोलते हैं। इसमें आपके मैप्स आते हैं बाइजेक्टिव मैप्स, और वो मैप्स कैसे होते हैं? जो ए टू ए आप बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन कर रहे हो, वही F1 F2 डॉट 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 FN फैक्टोरियल, वो कितने आएंगे? n फैक्टोरियल मैप्स आएंगे। और जो आपके n फैक्टोरियल मैप्स का कलेक्शन है ना, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है, और ये ग्रुप कहलाता है आपका, ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है? ये ग्रुप कहलाता है सिमेट्रिक ग्रुप। ये S स्टैंड्स हियर, S स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक, एंड N जो सबस्क्रिप्ट में N लिखा है, ये बताता है कि ये बाइजेक्टिव मैप्स का जो कलेक्शन है, जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है सिमेट्रिक ग्रुप, वो उन n सिंबल्स पे है। n सिंबल्स पे मतलब ऐसे सेट पे डिफाइन है जिसपे n सिंबल्स हैं। तो ये SN समझ में आ गया आपको, सिमेट्रिक ग्रुप समझ में आ गया। और ये जो F1 F2 F3 होते हैं ना, इनके एक्शंस को भी डिफाइन करते हैं। अभी जरा n को जब मैं 3 लूंगा, यहाँ आपको S3 पे काम करना है, जो n को 3 लूंगा तो कितने नंबर ऑफ मैप्स एग्जिस्ट करेंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, यानी कि S3 में, S3 जो ग्रुप है आपका, इसमें कितना ऑर्डर कितना होगा? S3 का 6 होगा, क्योंकि F1 F2 F3 F4 F5 F6 तक एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंबल आपके n थे, सिंबल n थे तो Sn में कितने एलिमेंट्स? n फैक्टोरियल बने थे। यहाँ पे सिंबल 3 है तो S3 में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? S3 में 3 फैक्टोरियल बनेंगे। 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 2 जा 6, तो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि ऑर्डर जो होगा, जो ऑर्डर होगा वो 6 आ जाएगा। अभी जरा वेरीफाई करते हैं क्लास इक्वेशन को S3 के लिए। क्लास इक्वेशन रिपीट कर दी, S3 सिमेट्रिक ग्रुप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बता दी। अब जरा इसको सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। देखिए S3 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके F1 F2 F3 आएंगे, F1 F2 F3 आएंगे, उनको भी आप देख सकते हो कि उनका एक्शन कैसे होगा। S3 आपका जो कंटेन करेगा वो मैप्स कंटेन करेगा, तो मैप्स का एक्शन जरा देख लेते हैं। मान लीजिए ए आपके पास जो सेट है उसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कैसे पता आपको? आपको यहाँ से पता कि सब स्क्रिप्ट में 3 दिया हुआ है। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो S3 कलेक्शन है मैप्स का, ये उन सेट्स के ऊपर डिफाइन है जिसमें 3 सिंबल्स हैं। तो 1 2 3, ये 3 सिंबल्स ले लीजिए डोमेन में, 3 सिंबल्स को डोमेन में। और जो आपके मैप्स F1 F2 F3 करके F6 तक है, उनका बिहेवियर देखिए। अगर आप F1 की बात करें, F1 की बात करें तो 1 को 1 से कर दीजिए मैप, 2 को 2 से, 3 को 3 से, और फिर आप F2 डिफाइन कर लीजिए। आप F2 डिफाइन कर लीजिए, F2 में 1 को 2 से कर लीजिए, 2 को 1 से, 3 को 3 से, ऐसे आप वेरी करा करा के, एक्चुअल में इनको परमुटेशन बोलते हैं, इनको परमुटेशन बोलते हैं। आप वेरी करा करा के आप ये निकाल सकते हो। ये एक स्पेसिफिक मेथड होता है लिखने का कि ऊपर वाली लाइन में आप डोमेन लिखिए, नीचे वाले रो में कोडोमेन लिखिए, और इसको रीड ऐसे करते हैं, 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, ऐसे लिखते हैं। जैसे ऊपर डोमेन लिख दिया 1 2 3, और नीचे कोडोमेन लिखते हैं कि 1 आपका जैसे 2 पे मैप हो गया, 2 3 पे मैप हो गया, 3 आपका 1 पे मैप हो गया, ऐसे लिखते हैं। तो जो F1 F2 F3 करके F6 मैप एग्जिस्ट करेंगे S3 में, उनका बिहेवियर, वो मैपिंग कैसे करेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप ग्रुप समझ में आ गया, क्लास इक्वेशन समझ में आ गई। अभी इसको वेरीफाई करना है आपको, इसको वेरीफाई करना है।
तो क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए ये निकालते हैं। Na1 वो सारे एलिमेंट्स के लिए जो सेंटर के बाहर है, प्लस सेंटर का ऑर्डर कर लेते हैं और इसको ऐड करके हम दिखाते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि S3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, S3 में 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी जरा देखिए, S3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक आइडेंटिटी मैप होगा और वो 1 2 3 या यूं ही लेके चलिए, जो आपको पता है वही लेके चलते हैं, ये आपको पता है ना। तो 6 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जरा हम नॉर्मलाइजर लिख सकते हैं, नॉर्मलाइजर निकालते हैं। नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट, जैसे ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, उसके नॉर्मलाइजर में वो सारे एलिमेंट आते हैं ग्रुप के। इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप व्हिच हैव एबिलिटी टू कम्यूट विद ए, मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो ए के साथ, इस ए के साथ कम्यूट करें, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजर होता है आपका। ऐसे अब यहाँ पे आप जब नॉर्मलाइजर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, जैसे आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर आप निकालेंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर किसी के साथ कम्यूट कर सकता है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट से कोई भी आप ए स्टार ए और ए स्टार ई कर दीजिए, कोई रिजल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सबके साथ कम्यूट करेगा। तो आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइजर बनेगा उसमें पूरे के पूरे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये एलिमेंट देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर की आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ई में एलिमेंट्स आपके 6 आए, कितने आए, 6 आए। तो अभी अगर आप नॉर्मलाइजर के आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग ये लिखोगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ई, ये लिखोगे तो ऊपर जी में कितने एलिमेंट्स थे, 6, और नीचे नॉर्मलाइजर ऑफ ई में कितने एलिमेंट आए, 6, तो बोले 1 आ गया आपका। यानी कि कॉन्जुगेट क्लास जो आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्लास थी, देखिए ये आपका ग्रुप था, ग्रुप में ढेर सारे एलिमेंट्स थे और कॉन्जुगेसी ने आपका पार्टीशन करके कॉन्जुगेट क्लास बना दिया था। तो जो आइडेंटिटी वाली कॉन्जुगेट क्लास थी उसमें सिंगल एक एलिमेंट आया। ऐसे आप हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्लासेस निकाल लीजिए, सबके एलिमेंट्स काउंट करके ऐड कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि ग्रुप में जितना है उतना आ जाएगा आपका, यानी कि 6 आ जाएगा। ऐसे अब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मलाइजर निकालेंगे किसके, F1 जो आप आइडेंटिटी था उसके करस्पॉन्डिंग निकाला, अभी F2 मैप है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर निकालेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए लगाएंगे, तो ऐसे करके फाइनली जब आप ऐसे कर लेंगे, और आप कॉन्जुगेट क्लासेस डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि आइडेंटिटी की कॉन्जुगेट क्लास में ये एलिमेंट आएगा। कॉन्जुगेट क्लास अगर आप 1 2 का लिखोगे, ये 1 2 बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, ये 1 2 सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 आपका 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 आपका फिक्स्ड है, ऐसे लिखते हैं। जो सिंबल रिपीट नहीं होता ना, फिक्स्ड हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं, ट्रांसपोजिशंस में लिख लेते हैं। जैसे ये 1 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पे फिक्स है। इसको अगर फुल लेंथ में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3, 1 3 बोला था तो 1 आपका 3 पे चला गया, 3 1 पे और 2 फिक्स्ड हो गया, ये मैपिंग ऐसे लिखते हैं। तो आप कॉन्जुगेट क्लासेज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स कौन कौन आ रहे हैं, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। और अब जरा काउंट कर लो, अब जरा अगर 1 2 3 अगर अदर मैप्स जो आपके हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो रिपीटेशन आ जाता है। और आपको पता है ना कि जो ग्रुप है उस पे जो कॉन्जुगेट क्लासेज बनी है, आपकी कॉन्जुगेट क्लासेज जिसको डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज हैं, उन्हीं का एलिमेंट्स ऐड करने से आपको ग्रुप का मिलेगा, क्योंकि अगर कॉमन लेने लगेंगे तो रिपीटेशन एलिमेंट्स का हो जाएगा, यानी कि डिस्टिंक्ट के एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो काउंट कर लेते हैं एलिमेंट्स जरा। कॉन्जुगेट क्लास ई, यानी कि आइडेंटिटी की कॉन्जुगेट क्लास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, और 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में 3 है, 1 2 3 कॉन्जुगेट क्लास में 2 है। तो टोटल ऐड करिए आप 3 + 2 + 1 दैट इज 6। और आपका S3 में एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, S3 में 6 होने चाहिए, 3 फैक्टोरियल, तो आपका 6 यहाँ पे आ गया, और 1 + 3 + 2 दैट इज 6 = 6। इसका मतलब S3 यहाँ पे S3 के लिए करवाया, आप किसी भी ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन वैलिड होता है हमेशा भी फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम में आपसे यही पूछा गया था S3 के लिए आप वेरीफाई करके दिखाइए क्लास इक्वेशन, मतलब आप दिखाइए कि जो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल मैप्स होंगे, तो 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, तो S3 में जो 6 एलिमेंट्स हैं इसके इक्वल आपका आ जाएगा क्लास इक्वेशन जब आप करके निकालोगे, यानी कि ग्रुप के पार्टीशंस को काउंट करके निकालोगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया आपका। कॉन्जुगेसी की लेक्चर सीरीज का ये लास्ट प्रॉब्लम था, इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में साइलो थ्योरी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे चीज़ों को।